हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RSD ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम आपको CG बोर्ड द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स के आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं आज आपको पाक्षिक मूल्यांकन तृतीय माह सितंबर 2021 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र के असाइनमेंट्स के आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका अधिकतम अंक है 30। निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों के सम्मुख दिए गए अंक अधिभार को ध्यान में रखकर उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक पर एक अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है आपका, मेडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उस समय तक निम्न में से कितने तत्व ज्ञात थे। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही उत्तर है 63। अगर आपको ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें आपको बोनस मार्क्स ही मिलेंगे। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो ऑप्शन बी Si सिलिकॉन। प्रश्न तीसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर है परमाणु संख्या। अगला है प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 29 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व को निम्नलिखित में से किस आवर्त में रखा जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है डी सही, चौथे आवर्त में रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, NH4+ आयन की संरचना होती है। ऑप्शन अ चतुष्फल की। Be2+ अणु में आबंध कोटि का मान है। ऑप्शन ए 0। निम्नलिखित में से किस में अष्टक नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी यानी द SF6, जिसमें अष्टक नियम जो है वो लागू नहीं होता है। निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन सी F। अगला प्रश्न है, सिग्मा और पाई बंध में 2 अंतर लिखिए। इसमें 2 अंक निर्धारित हैं। देखिए, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो वे सिग्मा बॉन्ड क्या है कि ये कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है इसमें। और ये पाई बॉन्ड जो है वो कक्षकों के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनते हैं। सिग्मा, दूसरा अंतर यह है कि सिग्मा बंध का निर्माण SS, SP एवं PP कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड का जो निर्माण है वो P कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से ही बनता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर H2O द्रव्य है जबकि H2S गैस है, क्यों। इसका प्रश्न उत्तर है, देखिए जो भी द्रव्य होता है वो H2O क्यों द्रव्य है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो द्रव अवस्था में तभी बनता है जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण H2O अणु में परस्पर संगुणन हो जाता है और क्वथनांक इसका बढ़ जाता है, जिसके कारण यह द्रव अवस्था में रहता है। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति के कारण अणु जो है वो संगुणित नहीं हो पाते हैं, अतः H2S गैस अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न 4, परमाणु संख्या 103 और 111 वाले तत्वों का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, परमाणु संख्या 103 दिया है, तो इसका IUPAC नेम जो है वो क्या है, LAWRENCIUM, लॉरेंशियम। ठीक है, लॉरेंशियम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका प्रतीक है LR। ठीक, इसमें 103 लिखा है, तो 1 को हम बोलते हैं UN, अन, 0 जो है NIL, नील, और 3 जो है वो ट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम और एक सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं UNT। ठीक है, और 1111 के लिए क्या है, परमाणु संख्या यदि 111 है तो इसका IUPAC नेम होगा रेंटेजिनियम या फिर रेंटगेनियम। ठीक है, अब जो भी प्रोनाउंस करें, इसकी स्पेलिंग है ROENTGENIUM। इसका प्रतीक है RG, स्मॉल g है। ठीक है, 111 यानी UN और यूनियम। ठीक है, एक है इसलिए यूनियम। ठीक है, वहाँ पे था तो ट्रायम, तो यूनियम दिया हुआ है इसलिए इसका प्रतीक एक और प्रतीक होगा UU के फॉर्म में भी इसे लिखा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्पीसीज पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया है N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+ और Al3+। इसमें प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, इसमें इनमें क्या समानता है, और दूसरा इन्हें आयनी त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देखिए, तो इनमें क्या समानताएं हैं कि दिए गए स्पीसीज में आयन में या फिर आयनों या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और सभी का परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, वो कितनी है, 10 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। देखिए N3- है, देखिए माइनस है तो उसमें एडिशन हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, अगर आप उसमें 3 इंक्लूड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, अगर आप उसमें 2 इंक्लूड कर देंगे, 2 माइनस दिया है तो उसका उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10, परमाणु क्रमांक नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। फ्लोरीन का होता है 9, अगर उसमें -1 दिया है तो आप उसमें 1 इंक्लूड कर दीजिए, इसका मतलब उसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक 10। वैसे ही सोडियम में प्लस दिया हुआ है तो प्लस मतलब उसमें एक आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 10, तो अगर आप उसमें 11, तो अगर आप उसमें एक निकाल देते हैं क्योंकि +1 है, तो यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसका परमाणु क्रमांक हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। वैसे ही मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो उनकी सभी की परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। तो इन सब में क्या समानता है कि सभी में परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 10 है। अब आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देखिए जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है ना, आयनिक त्रिज्या का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम किस में होगा, एल्यूमिनियम में, तो Al3+, इसमें बढ़ता हुआ क्रम देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आयनिक त्रिज्या का मान जो है वो N3- में है, ठीक है। इसमें मैं आपको आयनिक त्रिज्या की वैल्यू भी दे दी हूँ, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनिक त्रिज्या की वैल्यू जो है वो 1.71 होती है। अगला प्रश्न है आपका, अतिव्यापन किसे कहते हैं, sp अतिव्यापन को उदाहरण सहित समझाइए। ये 3 अंक का प्रश्न है आपका। देखिए अतिव्यापन क्या है, बंध बनाते समय 2 परमाणु इतने पास पास आ जाते हैं कि इनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से एक दूसरे का अंतर्भेदन करते हैं, तो इसे हम परमाणु कक्षक का अतिव्यापन कहते हैं। देखिए जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब उसमें 2 परमाणु एक दूसरे के समीप आते जाते हैं और उसके कारण क्या होगा, इनमें आंशिक रूप से ये एक दूसरे को अंतर्भेदित, उसमें ओवरलैपिंग होने लग जाती है, ठीक है, और उससे परमाणु कक्षक जो है वो अतिव्यापन होने लग जाते हैं, ठीक है, और वही प्रक्रिया अतिव्यापन कहलाती है। और अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है, अतिव्यापन की मात्रा अधिक होने पर बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनता है। ये जब संकरण के आप नियम पढ़ेंगे तब उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये है कि इसमें sp अतिव्यापन को उदाहरण सहित समझाइए। तो sp अतिव्यापन क्या होता है, s और p, तो जब एक s और एक p या फिर p ऑर्बिटल में भी अतिव्यापन हो सकता है, या कहते हैं कि जब एक s और p में अतिव्यापित होकर के जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो जब एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रकार का बंध का बनना sp अतिव्यापन कहलाता है, ठीक है। ये HCl, HF, H2O, NH3 आदि में जो है वो sp टाइप का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग जो होती है, ठीक है। ये अतिव्यापन जो है कोएक्सियल अतिव्यापन भी होता है। देखिए यहाँ पे एक s ऑर्बिटल दिया हुआ है, एक p ऑर्बिटल, और इनके बीच में जब ये s और p जो है वो एक साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे s और p की ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, s और p एक दूसरे से ओवरलैप करता है और क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिग्मा, इस टाइप से इसको लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न है आपका, आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा आरेख द्वारा ऑक्सीजन परमाणु की आबंध कोटि की गणना कीजिए तथा इसके अनुचुंबकत्व को समझाइए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 5 नंबर का प्रश्न है ये। देखिए आबंध कोटि क्या होती है, बंधी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा विपरीत बंधी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर का आधा अणु का आबंध कोटि कहलाता है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि यानी बॉन्ड का ऑर्डर जो रहता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1/2 NB - Na। NB क्या है यहाँ पर, बंधी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Na है यहाँ पे विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो NB मतलब डेफिनेशन यही है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर है ना। आप इसका जो अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उसके अंतर का आधा 1/2 जो रहेगा वो अणु का आबंध कोटि कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो देखिए O2 अणु के लिए करेंगे तो O2 है मतलब 2 ऑक्सीजन है, ठीक। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो गया 8, तो 2 ऑक्सीजन है तो 8 और 8 हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p4,
ठीक है, दोनों के लिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसमें जो ऊर्जा क्रम में इसका जो भराव होगा इलेक्ट्रॉनों का वो किस प्रकार से होगा, तो ये है आपका ऊर्जा आरेख। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है, ये देखिए, ये पहले ऑक्सीजन के लिए होगा, ये वाला जो है वो पहले ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ पे ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए। आपने देखा 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, तो पहले हम 1s2 के लिए लेते हैं, तो फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए लेंगे तो 1s2 हो गया, और सेकेंड ऑक्सीजन के लिए फिर ये 1s2। ठीक है, तो दोनों का 1s2 तो पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा 1s कक्षक में भरे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है, बंधीय आणविक कक्षक में भरे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सिग्मा स्टार, ये सिग्मा, देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये जो है यहाँ पे बना है सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, तो पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन फिर वो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम नीचे ऊपर जाते हैं, तो फिर 2s ऑर्बिटल है, तो 2s ऑर्बिटल में क्या होगा, 2s, और यहाँ पे 2p नहीं है, ये 2s है। ठीक है, ये 2s है, इसको आप 2s करिएगा, 2p नहीं है ये। ठीक है, तो 2s एक ऑक्सीजन का हो गया, ये भी एक ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। फिर जब आप p ऑर्बिटल में जाते हैं तो p ऑर्बिटल में क्या होगा, 2p इलेक्ट्रॉन में 2p में मतलब कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी ऑक्सीजन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये किस में भरे जाएंगे, पहले भरे जाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है 2pz, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, फिर पाई वाले ऑर्बिट में भरे जाएंगे, यानी कि 2px और 2py में। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कंप्लीट होने के बाद एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तब पहले पाई वाले ऑर्बिटल पहले भरे जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये जो है वो हुंड के नियम का पालन करता है, पहले एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को भर लिया। अब इसमें आपको बोला है कि इसका चुंबकीय व्यवहार को स्पष्ट कीजिए। इसका चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय क्यों होता है, क्योंकि यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की सभी में कंप्लीट पेयरिंग होती, ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता, लेकिन क्या है यहाँ पे चुंबकीय, अनुचुंबकीय क्यों है यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पेयर्ड नहीं है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके स्पिन जो है वो ऐसा ऐसा आपको मिल रहा है, ये पेयर्ड नहीं है, इस वजह से ये क्या है, अनुचुंबकीय व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करता है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा आपको, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता है आपको, 1/2 NB माइनस NA। NB क्या है यहाँ पर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 2, ये देखिए सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, तो 2 2 4 हुआ, और यहाँ पे आप इसको काउंट कर लिए 2pz का 2, 2pxy 2py। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 6 + 2 + 2 दैट इक्वल टू 10। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में आप इसको कर लीजिए 2 और ऊपर 2, और इधर कितना हो गया 2, तो टोटल कितने हो गए 6, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो इस O2 जो मॉलिक्यूल है, O2 अणु में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकलता है 2, अतः O2 का जो इसमें बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, O डबल बॉन्ड O, यानी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अथवा का प्रश्न है, इसमें आपको संकरण क्या है, संकरण के आधार पर PCl5 अणु की ज्यामितीय संरचना को स्पष्ट कीजिए, भी 5 नंबर का है, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। देखिए, संकरण क्या है, वह घटना जिसमें किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण कर उतनी ही संख्या में समान आकृति तथा सम ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं, संकरण कहलाते हैं। ठीक है, संकरण के कुछ नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि संकरण में किसी एक परमाणु के ही कक्षक भाग ले सकते हैं। दूसरा, संकरण में अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हुए कक्षक भाग ले सकते हैं। तीसरा, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। चौथा, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक का निर्माण होता है। पांचवा, संकरण के आधार पर अणुओं की आकृति व बंध कोण को स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये हुए संकरण क्या है और उसके नियम। अगर आप नियम, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसमें नियम भी लिख सकते हैं। अगला है
इसी में ही क्वेश्चन है कि PCl5 की संरचना बताइए। देखिए PCl5 में अपन फॉस्फोरस का पहले सेंट्रल एटम जो है वो फॉस्फोरस है इसमें, तो फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो 15 है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ठीक है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन को भर लीजिए ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे 3s2 और 3p3 मतलब जनरल स्टेट में कहते सामान्य अवस्था में इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो भरा जाएगा ऑर्बिटल में। अब इसमें क्या है, जब हम इसमें एक्साइटेड स्टेट ले लेते हैं तो 3s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, जंप कर जाता है। 3d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है। अब हमारे पास क्लोरीन के कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पे अपने पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। एस में, पी में और डी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, या क्लोरीन के जो परमाणु है एक एक परमाणु का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फॉस्फोरस के इन 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। तो ये क्या बनाता है sp3d1, एक s और 3p और एक d, इसलिए इसमें क्या बोलता है sp3d1 संकरण। अतः इसमें संकरण कैसा है, sp3d1 टाइप का होता है। ठीक है, अब देखिए PCl5 के बनने में 5 परमाणविक कक्षक sp3d1 यानी s का 1, p का 3 और d का 1, तो टोटल हो गया 5। ठीक है, 5 परमाणविक कक्षक जो है संकरण द्वारा 5Cl परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, इसमें 5 क्लोरीन परमाणु, ये पांचों क्लोरीन परमाणु जो है वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं फॉस्फोरस के जो परमाणविक कक्षक है उनके साथ। ठीक, जिनमें से 3 आबंध एक समचतुर त्रिभुज की तरह निर्दिष्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें 3 बॉन्ड जो रहेंगे वो त्रिभुजी संरचना, सम त्रिभुज संरचना में निर्दिष्ट होता है, जिसमें 120 अंश का कोण होता है, और शेष 2 बंध जो रहते हैं वो अक्षीय होते हैं, एक्सियल होते हैं, जिनके बीच 180 डिग्री का कोण रहता है। इसकी आकृति बनी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 5 क्लोरीन, एक फॉस्फोरस का सेंट्रल एटम, 5 क्लोरीन परमाणु। ठीक है, इसमें त्रिकोणी, ये देखिए ये त्रिकोणी, और ये द्विपिरामिडी जो संरचना होती है वो इस एक्सियल जो अक्षीय 2 बंध जो अक्षीय बनते हैं ना, एक्सियल बनते हैं क्लोरीन और क्लोरीन के, उसके कारण होती है ना। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, देखिए जब इनके बीच का हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 120। ठीक है, ये देखिए ये जो रहता है वो आपका कितना होता है 120, और यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, ये ऐसा बनाना, ये 90 डिग्री का बनता है, तो ये ऐसा क्लोरीन, तो आप इसको पूरा ले लेंगे तो कितना हो गया 180। ठीक है, इनके बीच का जो बंध का कोण है उसका मान होता है 180। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है क्यों? ये 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए कोई भी इसको समझाने से पहले बता देती हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रहता है अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर उसमें आधा भी इलेक्ट्रॉन, अगर पूरे ऑर्बिट में अगर आधा इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है, जितने उस रिक्वायरमेंट उसमें आधा भरा हुआ है, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखो आयनन विभव जो रहते हैं, हम जैसे से बाएं से दाएं चलते जाते हैं तो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, बट नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के पास अर्धपूरित या आधे भरे हुए कक्षक होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन के पी कोश में उपकोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। यदि px py और pz कक्षक आधे हुए हैं या आधे भरे हुए हैं तो कक्षकों की सममिति अधिक होती है। ठीक है, सिमेट्रिकल होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अन्य अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए O परमाणु पर नाइट्रोजन की अपेक्षा नाभिकीय आवेश का मान 1 अधिक होते हुए भी ऑक्सीजन का आयनन विभव नाइट्रोजन के आयनन विभव से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, या वॉन डेर वाल त्रिज्या से छोटी होती है क्यों? ठीक है, इसमें क्या है, किसी तत्व के एक अणु में 2 समान परमाणु एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो इनके 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है।
देखिए, दो परमाणु हैं, जैसे दो एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, H2 का निर्माण कर रहे हैं, तो इनमें दो समान परमाणु में एक सहसंयोजक बंध, ये लोग आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इनके नाभिक की दूरी है ना, उसकी दूरी का जो आधा होता है वो उसकी सहसंयोजक त्रिज्या होती है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के दो H परमाणु की दूरी जो है वो 74 pm है, तो इनके सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधी होगी, यानी 72 डिवाइडेड 2 कर दो तो 37 निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया प्रश्न कि यह वॉन डेर वाल त्रिज्या से छोटी होती है, क्यों? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सहसंयोजक त्रिज्या का मान वॉन डेर वाल त्रिज्या से कम होता है। इसका कारण यह है कि रासायनिक बंध बनने पर, क्योंकि केमिकल जब बॉन्डिंग होती है तो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है, ठीक है, जिससे उनके नाभिक के मध्य की दूरी जो रहती है वो कम हो जाती है। जब अणु जो है वो क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, तो परमाणु कक्षक मिले हैं, जैसे H2 से क्या बना है, H2 जो है वो दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो जब वो दोनों आपस में मिले हैं तो उनकी जो बीच नाभिक के बीच की दूरी का आधा जो था वो सहसंयोजक त्रिज्या। वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होती है कि जब दो H2 और H2 परमाणु मिलते हैं, है ना, तो H2 परमाणु मिलने के बाद जो दो अणु मिलने के बाद, सॉरी, रासायनिक बंध दो अणुओं के मध्य होगा, तो जब ये दो अणु आपस में मिलते हैं तो उनमें जो दो परमाणु हैं उनके बीच की दूरी जो रहती है वो वॉन डेर वाल त्रिज्या है, उसकी परमाणु की दूरी का आधा भाग। ठीक है, तो वो कम होता जाता है, नाभिक के मध्य से उसकी दूरी जो रहती है वो कम होती जाती है। आप इसको डायग्राम से बता दीजिएगा। इसको देखिए, जैसे ये दो परमाणु हैं आपके, देखो ये H2 का है, मान लो यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु है ये, ठीक है, Cl, हाँ Cl का परमाणु है ये, तो यहाँ पे Cl2 और Cl2, तो ये दो क्लोरीन परमाणु आपस में जोड़ रहे हैं। तो देखिए इनके नाभिक, ये इसका नाभिक, ये एक हाइड्रोजन, सॉरी एक क्लोरीन हुआ, ये है आपका एक क्लोरीन, ठीक है, और ये एक क्लोरीन, ये दोनों मिला, तो इनके बीच, नाभिक के बीच की दूरी कितनी है, अंतर नाभिक की दूरी जो है वो कितनी दी है, 1.99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इनकी नाभिक की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या होगा 1.99 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0.99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होती है कि देखिए, वॉन डेर वाल त्रिज्या जो है वो क्या है, जैसे दो क्लोरीन परमाणु मिले, यहाँ पे ये दो क्लोरीन परमाणु हैं, ये और ये, ठीक है, इनमें जो दो परमाणु हैं इनके इन दोनों के बीच की दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, वॉन डेर वाल दूरी। ठीक है, और इनकी जो दूरी का जो आधा है वो वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.8 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि देखिए सहसंयोजक दूरी जो रहती है, सहसंयोजक त्रिज्या का मान जो है 0.99 आया, जबकि वॉन डेर वाल त्रिज्या का मान 1.8 आया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है, जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो इनके मध्य की दूरी जो रहती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। दो निकटवर्ती क्लोरीन परमाणु में सहसंयोजक एवं वॉन डेर वाल त्रिज्या के बीच की तुलना करके आप बता सकते हैं कि इनके मध्य वॉन डेर वाल सहसंयोजक त्रिज्या जो रहती है वो कम होती है, जबकि वॉन डेर वाल त्रिज्या जो रहती है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अथवा का प्रश्न है, इसमें फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना, या एंथैल्पी बंधुता जो है वो अधिक है, क्यों? देखिए, फ्लोरीन परमाणु का आकार जो है वो छोटा होता है। फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार के कारण संयोजी कोश के 2p उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो रहेगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और आने वाले इलेक्ट्रॉन को अति सुगमता से ग्रहण नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या है, मतलब आकार उसका छोटा है ना, तो इसलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उसमें आएगा तो आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा, सुगमता से ग्रहण नहीं होता है। जितनी सुगमता से क्लोरीन परमाणु जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन 3p कक्ष में ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक लब्धि होती है क्लोरीन से कम होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब इलेक्ट्रॉन कितना उसके पास आएगा, उसकी जो लब्धि है, या हम उसको बोलेंगे एंथैल्पी बंधुता जो रहती है वो क्या होती है, फ्लोरीन से कम होती है। क्लोरीन जल्दी एक्सेप्ट करता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए विकर्ण संबंध क्या होता है, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के भिन्न समूहों के विकर्ण तत्व के साथ समानताएं दर्शाते हैं और इसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण मतलब डायगोनल रिलेशन, मतलब क्या होता है कि कोई एक आवर्त सारणी में जैसे मान लो फर्स्ट वाला तो नहीं, सेकेंड वाला जो रहेगा उसके तत्व जो रहेंगे तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के साथ जो है विकर्ण रूप से कुछ उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो वही जो होता है वो विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है कि द्वितीय आवर्त में फर्स्ट सेकंड 13 14 इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसमें पहला तत्व जैसे लिथियम है वो मैग्नीशियम के समान उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वैसी बेरिलियम की जो है वो एल्युमिनियम के समान कुछ प्रॉपर्टी होती है, बोरॉन की सिलिकॉन की जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो उन तत्वों में क्या है, भले वो अलग अलग आवर्त में है, ठीक है, अलग अलग वर्ग में है, लेकिन अलग अलग आवर्त और वर्ग होते हुए भी उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनमें समानताएं पाई जाती हैं, तो वो कहलाता है विकर्ण संबंध। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ लिखा है, इस तरह लिथियम की समानता मैग्नीशियम, बेरिलियम की एल्युमिनियम तथा बोरॉन की सिलिकॉन से है। इस कारण इन तत्वों के युग्मों की आयनिक त्रिज्या, आवेश और आकार अनुपात लगभग समान होते हैं। इनके किस प्रकार के गुण हैं, आयनिक त्रिज्या, उनका आवेश और उनका आकार का अनुपात लगभग समान होता है। तो ये जो जिस प्रकार से इनका जो कुछ कैरेक्टर है जो एक दूसरे से क्या करता है, समानताएं प्रदर्शित करता है, वो कहलाता है विकर्ण संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट का आंसर्स जो है वो कंप्लीट होता है। तो यदि आपको ये आंसर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले वीडियो के लिए हम अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, तो हम आपको आने वाले टाइम पे आने वाले असाइनमेंट्स के आंसर्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।